हेलो एवरीवन, माय नेम इज तुषार राणा एंड आई एम फ्रॉम ट्रिपल आई टी श्री सिटी। तो हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट किया था। इसके हम एग्जाम्पलर क्वेश्चन कर रहे थे। ये हमारा क्लास 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है। तो हमने पिछली क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 कर लिया था और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 भी कर लिया था। तो इसके साथ हमने और कुछ कर लिया था। अच्छा चलिए ठीक है। हमने दो ही टाइप करे थे। थर्ड पार्ट करना है हमें। तो शॉर्ट आंसर टाइप से चालू करना है हमें। 21 क्वेश्चंस कर लिए थे और यानी कि लगभग आधा हो गया है मैं, और आधे ही क्वेश्चन बचे, पर ये थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें। तो चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ओके, तो ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओके, arrange S, P, and D subshell of a shell in the increasing order of effective nuclear charge Z effective experienced by the electron present in them. Okay, तो इसमें बोला गया है हमारे पास जो शेल्स होती है, जैसे कि ऐसा हो गया, ये हो गया एस, ये हो गया पी, ये हो गया डी। तो ऐसी कुछ शेल होती है और एक होती है अपनी एफ शेल होती है। तो हमें उनको अरेंज करना है विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव। ओके, तो आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और आपको फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं। इस चैप्टर में थोड़ा कम दिया है, इनऑर्गेनिक में थोड़ा ब्रीफ में दिया हुआ है। तो जेड इफेक्टिव ये किस वजह से आता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, तो हमने पूछा है कि एसपीडीएफ में बताना है कि किस सबशेल की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगी, यानी ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। तो जो एस ऑर्बिटल होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स मोर इफेक्टिव होते हैं देन पी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो पी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके क्या कहते हैं, डी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका ऑर्डर। पहले हम थोड़ा सा थ्योरी लिख देते ताकि आपको आंसर लिखने में समझने में आसानी जाए। तो जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं ये सब आपने पढ़ा हुआ होगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको, बस सॉल्यूशन बता रहा हूँ। फील्ड द, देखिए हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करें, फ्रॉम न्यूक्लियस मोर इफेक्टिवली देन पी ऑर्बिटल। तो देखिए यहाँ पे एस ऑर्बिटल जो है उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा इफेक्ट करते हैं न्यूक्लियस पे देन पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या होगा? विच एंड टर्न मोर। देखिए जब एस एस ऑर्बिटल ज्यादा इफेक्ट कर रहा है न्यूक्लियस के, वो भी पी ऑर्बिटल से, तो पी ऑर्बिटल भी डी ऑर्बिटल के यानी कि जो वो होगा हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो डी ऑर्बिटल से ज्यादा होगा। ओके, तो देन डी ऑर्बिटल। तो बस आपने फिर एक पढ़ा होगा, तो इसका ऑर्डर कुछ ऐसा आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव कैसा आएगा? डी का सबसे कम होगा क्योंकि उसका चार्ज ज्यादा है, फिर पी का ऐसा। तो वही देखिए, ये सब थ्योरी कंटेंट आपको कुछ कुछ चीज में बोला हुआ पढ़ने की नहीं पड़ी होगी, पर देखिए आपने सारा चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ा होगा थ्योरी पार्ट, तो आपको पूरा याद आ जाएगा कि मैंने जो लिखा है वो क्या है। ओके, तो बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम एटॉमिक नंबर 8 यूजिंग द ऑर्बिटल डायग्राम। ओके, तो हमें अब इसका क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ऑक्सीजन एटम, और उसके लिए हमें बोला है ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से बनाना है। ओके, तो पहले ऑक्सीजन लिख लेते क्या होता है कि 8 हो गया एटॉमिक नंबर। इसको कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p4। ओके, 8 एलिमेंट्स होते हैं, तो 2 प्लस 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 2 8 हो गया। ओके, तो इसे हमें रिप्रेजेंट करना है इन ऑर्बिटल। ओके, तो रिप्रेजेंटिंग इन ऑर्बिटल डायग्राम। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए पहला वाला जो था हमारा 1s में कैसे आया? 1s में पहले हम बना लेते हैं, फिर बाद में हम इंसर्ट करते जाएंगे।
ये हो गया हमारा 2s, सॉरी 2p का बनाते हैं। ये हमारा होगा 2s एंड दिस इज हमारा 2p। पी में 3 वो होता है शेल्स। ओके, तो देखिए वन इसमें पहले हमने 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे क्योंकि पहले लोअर एनर्जी हायर एनर्जी और कुंड्स प्रिंसिपल वगैरह जो होता है हमारे उसको फॉलो करते हुए फिल करना है इसमें भी। फिर 2s में जाएंगे, इसमें 4 हो गए, अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे देखिए, 1 2 3 4। अब देखिए जो ऑक्सीजन होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमें उसे फिल करना। तो देखिए 4 हो गए और अभी हमें 4 बचे, ठीक है, 1 2 3 4। तो पहले ऐसे ऐसे पहले सिंगल डिजिट जाता है, उसके बाद में फिर ये देखिए यहाँ 4 हो गए, ये दोनों खाली रहेंगे। ओके, ये होंगे सिंगल सिंगल। ये हमारा हो गया पेयर्ड, ठीक है। ये पेयर्ड, इसमें ये क्या होता है, px पी बार पी जेड। तो ये हम इस तरीके से ऑर्बिटल डायग्राम में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो बस आपने ये सब पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहे हैं, निकल एटम कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Ni+2 आयन। द एटॉमिक नंबर ऑफ निकल इज 28। ओके, फ्रॉम विच ऑर्बिटल विल निकल लूज द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसने बोला है कि आपके पास एक निकल दिया है और उसको Ni+2 आयन बनाना है। तो वो ऐसे वो अपने 2 आयन्स किस ऑर्बिटल से लूज करेगा कि वो उस स्टेट में आ जाए। तो देखिए इसमें जैसे हमने पिछली, देखिए मैं एक क्वेश्चन बता रहा जैसे हमने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन किया था, देखिए ये वाला। तो विच पेयर ऑफ हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने क्रोमियम +20 में से 3 आयंस रिड्यूस करे, यानी कि कम करे थे। तो हमने सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेट करे थे, यानी कि उनका कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। लेकिन अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वो जो आयंस उसने निकाला +3 +2 की वजह से, तो किस ऑर्बिटल से जाएंगे। तो देखिए उसको सॉल्व करें। तो हमारे पास दिया है निकल, इसका एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 28 दिया है। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं पहले, 1s2 2s2 2p6। ऐसा मान के चल रहा हूँ, आपको इसका पता होगा, 3s2 3p6 3d8 एंड 4s2। ओके, इस तरीके से लिखा जाता है निकल का कॉन्फ़िगरेशन। और जब हम निकल में +2 कर देते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आएगा। क्योंकि +2 कर दिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं बताया था एक्स में +2 रहता है तो उसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घटाते हैं उसमें। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 एंड 4s0। तो देखिए इसमें से जो यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ बनेंगे ऐसे ऐसे, ये पी का हो गया, ये 3s का हो गया, ये 3p का हो गया, फिर ये 3d का हो गया। यहाँ देखा 1s 2s 2p 3s 3p 3 हो गया 3d और ये हो गया हमारा 4s। तो देखिए ये सब भरे हुए हैं, ये देखिए सब फुल है तभी हम 4s तक के चले गए। 3D में पूरे नहीं भरे, 8 है 3D में, पहले 5 भरेंगे। प्रिंसिपल के हिसाब से ही चलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें बोला है अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स उड़ाना है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। ओके, तो ये 4s0 हो जाता है। तो निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन बस ये आएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से गए, तो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4s ऑर्बिट। ओके, तो ये सब शॉर्ट आंसर है, तो मैं इसलिए थोड़ा अच्छे से लिख रहा था ताकि आपके पास आप कभी रेफर करना हो तो आप आराम से नोट्स देख सकते हैं। क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छे से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है पूरे, इसलिए ऑप्शन में तो हमें सिर्फ चेक करना था, इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से लिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। तो इसमें पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। निकल एटम कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके सॉरी, हमने कौन सा किया अभी, 25। Which of the following orbitals are degenerate? Okay,
हमने पिछली बार भी ये क्वेश्चन किया था। तो इसमें बोला गया है कि कौन से ऑर्बिटल्स डी जनरेट है। तो देख लेते हैं। तो डी जनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं? डी जनरेट ऑर्बिटल्स, देखिए डी जनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनका शेल भी सेम होता है और जिनका सब शेल भी सेम होता है। ओके, डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैव सेम सब शेल ऑफ डी सेम मेन शेल। समझे आप क्या बोलना चाह रहे हैं? यानी कि अगर आपके पास एक एक्स दिया है एलिमेंट और एक वाई एलिमेंट दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू एन, इसकी जो एन वैल्यू है, और इसकी जो ये एन वन है, इसकी जो एन टू है, और इसका एल वन है, इसका एल टू है, ये हो गया मेन वाला मेन, और ये हो गया सब शेल, ये वाला। तो ये दोनों जब जैसे कि एन वन इक्वल्स टू एन टू होगा और एल वन इक्वल्स टू एल टू होगा। एल वन ये क्या होता है? एजीम्यूथल होता है, म्यूथल। और ये प्रिंसिपल होता है। ओके, जब ये दोनों सेम होंगे देन डी जनरेट। ओके, तो देख लेते हैं हमारे पास क्या दिया है। हमारे पास दिया है 3D XY, कॉमा 4D XY, कॉमा 3D YZ, कॉमा 4D YZ, कॉमा 4D Z²। तो देखिए इसमें से हमें पहले सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वालों को देख लेते हैं। तो देखिए 3D XY, कॉमा 3D Z², कॉमा 3D YZ। तो देखिए ये जो होते हैं, तो देखिए ये सभी थ्री है। तो इन सभी की एन की वैल्यू इक्वल टू थ्री है फॉर ऑल, और सभी डी इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, सभी डी वाले, तो इनका एल इक्वल्स टू सेम होगा। तो इसलिए डी जनरेट ऑर्बिटल है। ये एक पेयर हो गया, इनमें डी जनरेट ऑर्बिटल है। अब नया पेयर निकाल लेते हैं, एक दूसरा वाला 4D XY, कॉमा 4D XZ, कॉमा 4D Z²। देखिए सभी डी ऑर्बिटल है, तो इनका जो एल होगा वो तो सेम होगा। और देखिए यहाँ पे इनका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है वो भी फोर ही है, एन इक्वल्स टू फोर। ठीक है, और आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, एल फॉर डी ऑर्बिटल क्या होता है सर? इक्वल्स टू एस का जीरो होता था, पी का वन होता था, डी का टू। ओके, तो ये हमारे पेयर, एक वाला पेयर हो गया एंड एक दूसरा पेयर हो गया। ओके, ये दोनों, ये दो पेयर्स हमारे डी जनरेट ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगर आपको देखिए इस क्वेश्चन में आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको पूरी थ्योरी अच्छे से आती है तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे। बट यहाँ थोड़ा हमें बताना है, इसलिए मैंने थोड़ा ब्रीफ में कर दिया, आपको रिकैप भी होगा थोड़ा सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल। ओके, तो ये भी देख लेते हैं। इसके सिंपल सिंपल फॉर्मूले लेके थे हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें। तो पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देता। एंगुलर नोट्स, एंगुलर नोट्स क्या होते हैं? एंगुलर नोट्स होते हैं हमारे एंड हमें अब रेडियल नोट्स निकालना है। N - L - 1, तो ये मैंने आपको बताया था, ये होते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ गलत लिख दिया। फ्लो फ्लो में मैंने यहाँ एल होता है। अब आप बोलेंगे एन और एल क्या होता है? देखिए ये सब इजी है। एन इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, और ये हो गया हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। तो हमारे पास क्या दिया है? भी है हमारे पास दिया हुआ है 3p। ओके, तो देखिए यहाँ थ्री दिया है, तो एन इक्वल्स टू थ्री। एंड जैसे कि पी दिया है तो एस के लिए जीरो होता है, एल की वैल्यू, तो एल के लिए जीरो, पी के लिए वन, और डी के लिए टू, एंड आज चलते जाता है फिर। तो हमें अभी जरूरत पी की, तो ठीक है ये निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला है हमारा एंगुलर नोट। एंगुलर नोट, तो एंगुलर नोट क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू एल, और एल की वैल्यू वन दी हुई है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है।
नेक्स्ट हम सेकंड वाले पे देखते हैं। सेकंड वाला हमारा है रेडियल नोट। रेडियल नोट, तो रेडियल नोट क्या दिया हुआ है हमारे पास? n-l-1, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, और -1 कर देंगे। तो सॉरी, 1 ही है। 3 - 1 2, 2 - 1 1, तो दोनों का आंसर सेम ही है। ओके, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, क्या पूछा गया है आपके पास, सीधे सीधे फॉर्मूले रटे हुए होंगे, आपने सभी चैप्टर्स अच्छे, यानी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, तभी आप क्वेश्चन लगा रहे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी तो मैं तो आपको रिकैप करा ही रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अरे 27, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। कुछ नहीं है इसमें, सब इजी इजी होगा, देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी इज बेस्ड अपॉन देयर n plus l वैल्यू। ओके, lower the value of n plus l, lower is the energy. For orbital having same values n plus l, the orbital with lower value of n will have lower energy. Okay, based on the above information, arrange the following orbital in the increasing order of the energy. Okay, तो इसमें बोला गया है बेसिकली, इसमें क्या बोला गया है, हमने केमिस्ट्री जो चैप्टर पढ़ा है उसमें आपको ये भी बताया होगा, एक प्रिंसिपल होता है जिसमें सॉरी, if n plus l value is high, then the respective orbital energy is high. ओके, तो जिसकी n प्लस एल वैल्यू हाई होगी उसी की एनर्जी भी हाई होगी। अगर इफ n प्लस एल इक्वल्स टू सेम है, कोई दो एलिमेंट का जिसमें दो ऑर्बिटल का जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑर्बिटल विथ लोअर n वैल्यू हैव लोअर एनर्जी। ओके, तो यही बतलाया गया है। तो यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहली कंडीशन ये हुआ है, कंडीशन नंबर 1, ये हम प्रॉपर्टी के टाइम प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं अपने चैप्टर्स में, और ये यहाँ पे कंडीशन भी दे दिया, तो वही चीज़ है कंडीशन नंबर 2। ओके, ये दोनों कंडीशन को देखते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं पहला ए पार्ट कर लेता हूँ। ओके, तो पहला हमें बस अभी एनर्जी का ऑर्डर बताना है। ओके, 1s, 2s, 3s, 2p। ओके, तो इसका पहले हम एन प्लस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब मैं सभी का एक ऐसे नहीं लिखूंगा, पर जैसे मैं लिख देता, इजी पड़ेगा। 1s का एन प्लस वैल्यू n प्लस एल, पहले हम एन प्लस एल वैल्यू निकालते जा रहे हैं। ओके, एन प्लस एल वैल्यू कितना होगा, n की वैल्यू 1 है, प्लस s है तो 0, इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, ये पहला होगा। दूसरा क्या हो गया हमारा, 2s के लिए एन प्लस एल वैल्यू कितनी होगी, 2 प्लस s है 0, तो 2। थर्ड वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। 3s है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है पर एकदम इजी इजी कैलकुलेशन है। 3, एंड फोर्थ वाला हमारा हो गया 2p। तो ये 2p है, n की वैल्यू 2 है, p की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू हो गई 3। अब देखिए, इन दोनों इन सब में तो सही है, पर इनमें n प्लस वैल्यू हमारी क्या आ रही है, सेम आ रही है। ओके, तो हम देखेंगे, नाउ चेक लोअर n वैल्यू। तो यहाँ n की वैल्यू लो किसकी आ रही है, 2p हैव लो n वैल्यू। ओके, तो इसी हिसाब से इसकी एनर्जी कम होगी, तो ऑर्डर लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। ऑर्डर हमारा कुछ ऐसा आएगा, 1s की सबसे कम आएगी, 2s की, फिर 2p की, और 3s की। ओके, इजी। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम बी वाला करते हैं। बी में क्या बता, 4s कॉमा 3s कॉमा 3p कॉमा 4d। ओके, तो हमें ये दिया हुआ है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमने उसमें कैलकुलेट करा, उसमें भी इसमें भी एन प्लस एल वैल्यू जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर रहा मैं। तो मैं लिखते जा रहा, आप देख लीजिए। 4s इज इक्वल टू 4 प्लस इक्वल टू 4 सेकेंड, 3s इज इक्वल टू 3 प्लस 0 इक्वल टू 3। थर्ड लिख लेते हैं, 3p इक्वल टू 3 प्लस p की वैल्यू 1 होगी, तो कितना हो गया, 4 हो गया। फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं क्या लिखा है, 4d दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 आ गया, और d की वैल्यू आ जाएगी 2, तो कितना होगा 6। तो वैसे देखें, ये तो क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, पर इन दोनों में दिक्कत है।
तो मैं लिख देता हूँ, 3p हैज लोअर एन वैल्यू, तो इट हैज लोअर एनर्जी। ऑर्डर लिख देते हैं। ऑर्डर क्या आएगा हमारा, 3s का सबसे कम आएगा, फिर 3p का आएगा, फिर 4s का आएगा, फिर हमारा 4d का आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट सी। सी में हमें दिया हुआ है 5p कॉमा 4d कॉमा 5p कॉमा 4s कॉमा 6s। तो पहला वाला 5p, तो इसके लिए क्या होगा, n प्लस वैल्यू 5 + 1 = 6। सेकेंड वाला 4d, 4 + 2 = 6। थर्ड देखिए 5d = 5 + 2 = 7। फोर्थ वाला देखिए 4f = 4 + f के लिए देखिए, जैसे जैसे अभी तो हम डी तक तो पढ़ा करते हैं, एफ के लिए भी वैसे ही चलते जाता है। तो 4f के लिए 4 + 3 = 7 हो जाएगा, 5। फिर तो हमारे पास लास्ट है 6 + 6 = 6 तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कुछ कुछ सेम है, जैसे इन दोनों में सेम है, फिर इन तीनों में सेम है। तो पहले हम 6 वालों का कैलकुलेट कर लेते, तो देखिए 6 वालों में 4 6s देखा जाए, तो एनर्जी का ऑर्डर देखा जाए, तो देखिए पहले सेकंड वाले में 4 थे तो इसके सबसे कम होगी, तो 4d तो सबसे कम हो गया। फिर 5p वाले का कम हो जाएगा, 5p, फिर 6s। और हम वहीं पे देखें फॉर 7s, 7, ओके सॉरी, हाँ, 6 6 7 के लिए, तो इसमें देखिए 4d और 4f में 5 और 4 है, तो 4f का कम हो जाएगा, <5p। तो बस ऐसे ही ऑर्डर, तो मैं ऑर्डर लिख देता नीचे अच्छे से। सॉरी, तो हमारा सी ऑप्शन का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा, 4d कॉमा 5p कॉमा 6s कॉमा 4f, देते हैं 5। सॉरी, ठीक है। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन बच गए, वो भी कर ही लेते हैं, करते हैं यहाँ पे। सब इजी इजी है, 5f कॉमा 60 कॉमा 7s कॉमा 70। बस आपने क्या करते हैं, हर एक ऑर्बिटल का एन प्लस एल वैल्यू कैलकुलेट करना है, और फिर उसे अरेंज करना है, और अगर किसी की एन प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है तो आपको एन चेक करना है, जिसका लोअर एन है तो उसकी एनर्जी भी लो आएगी। ओके, मैं लिखते जा रहा हूँ 5 है, 5 + f की वैल्यू 3 = 8। सेकेंड 60, 6 + 2, इसकी भी 8 आ गई। थर्ड वाला देखा जाए 7s = 7 + 0, 7 आ गया। लास्ट है 70 = 7 + 1 + 8। ओके, यहाँ 3 की 8 आई है, तो मैं डायरेक्ट ऑर्डर लिख रहा हूँ। आपको मैंने बहुत तीनों क्वेश्चन में अच्छे से समझ गया हो गया, अब मैं डायरेक्ट ऑर्डर ही लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, तो मैं अच्छे से कर पा रहा कि कौन सा कैसे आ जाएगा। डायरेक्ट 7s, 5f, 60, 70। ओके, तो ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड। तो ये हमारा अभी खत्म हो गया है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन पार्ट। बेस्ड अपॉन द अबव इंफॉर्मेशन सॉल्व द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, इसमें भी दो पार्ट दिए हुए हैं। ए पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज द लोवेस्ट एनर्जी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी। सी, जैसे हम अभी कैलकुलेट करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी एन प्लस एल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसमें हमें ऑर्डर नहीं लिखना है। जिसके सबसे कम ऑर्डर में जो सबसे पीछे आएगा वो लोवेस्ट में आ जाएगा, और जिसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट आएगी वो सबसे बाद वाला हो जाएगा। ओके, तो पहले ए वाला पार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है 4d कॉमा 4f कॉमा 5s कॉमा 5p। ओके, तो पहले हम इसका एक काम कर लेते हैं, ऑर्डर ही निकाल, पहले एन प्लस एल वैल्यू निकाल के ऑर्डर ही निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें वही कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं कि क्या है उसमें। ओके, तो 4d के लिए देखें तो ये हमारा फर्स्ट है 4d, 4 + d के लिए 3 = 7 हो गया। सॉरी, ओके, यहाँ 2 आएगा, डी एन थोड़ा कंफ्यूजन।
4f, क्योंकि देखिए मैं 4f समझ लिया था, 4 + f = 3, तब यहाँ पे आ जाएगा 7, और ये हमारा 6 हो जाएगा। ओके, 6 हो गया। थर्ड देखा जाए, थर्ड है हमारा 5s, तो ये 5 + s0, तो ये 5 ही रहेगा। और अब हम फोर्थ वाला लिख लेते हैं, 5p + 5 + p की वैल्यू 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए 5 7 2 ठीक है, लेकिन 6 6 में डिफरेंस है। तो अभी देखिए हमें इतना सब नहीं देखना है, सबसे कम वाली क्या दिख रही है, 5 वाली दिख रही है, तो यही वाली, इसी की एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। तो 5s, देखिए अब हमें यहाँ पे और 6 वाले को कैलकुलेट चेक नहीं करना, क्योंकि हमें सिर्फ उसने लोवेस्ट पूछा है, तो सबसे लो n+l वैल्यू चेक कर लीजिए, और जिसकी लो है वही आंसर हमारा, हैज द लोवेस्ट एनर्जी। आमा, और ओके, बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, 5p, 5p, 5f, 6s, 6p। ओके, सेम, पहला 5p, इसकी भी n+l वैल्यू ही निकाल रहा मैं पहले। 5 + p की वैल्यू 1, तो ये कितना हो गया, 6। सेकंड देखा जाए, 5p, ये 5 + d की वैल्यू 2, यहाँ हो जाएगा 7। थर्ड देखा जाए, 5 है, तो ये हो गया 5 + 3 = 8। फोर देख लेते हैं, 6s = 6 + 0, 6 ही रहा। और एक लास्ट है 6p, देखिए बहुत इजी थी, सिंपल सा। तो 7 सबसे ज्यादा क्या दिख रही है, वाली दिख रही है, तो 5 हमारा सबसे हाईएस्ट एनर्जी का हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5f हैज हाईएस्ट एनर्जी। ओके, तो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन कर लिया। ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, दिखने में बड़ा लग रहा है, बस आपको n+l वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको आंसर मिलते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे थे, क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following will not show deflection from the path on passing through an electric field? प्रोटॉन, कैथोड रेस, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखिए अब इसमें कुछ ऐसा बताने वाली बात नहीं है, पर मैं यहाँ लिखा दूंगा, पर आपको देखिए यहाँ से देखते से पता चल रहा है कि इसका आंसर न्यूट्रॉन हो, क्योंकि उसमें कोई चार्ज नहीं होता, तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन आएगा नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन में कुछ नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में अपना पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड रेज अपना इलेक्ट्रॉन ही कैरी करता है वो। तो देखिए जो डिफ्लेक्शन होता है प्रॉपर्टी वो देखना है, या समझा देता आपको क्वेश्चन नंबर 28 के रिस्पेक्ट में। अगर डिफ्लेक्शन चाहिए आपको, डिफ्लेक्शन occurs when a charged object is there। ओके, देखिए प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ होता है हमें 1.6 +1.6 होता है, आपको पता ही होगा, अब मैं वो काम नहीं लिखता, लिख देता चलिए। इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹। अब कैथोड रेस, अब ये हम कैलकुलेट तो कर नहीं सकते उसमें कितना होता है, पर मुझे पता है उसमें इलेक्ट्रॉन ही आता है, तो भी कुछ सम चार्जेस। ओके, देखिए हमारा न्यूट्रॉन होता है, बट न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखिए ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, रखनी क्या है, नाम में ही दिया है, तो यही है न्यूट्रॉन इस आंसर। ओके, तो देखिए थ्योरी था, एक बार में पता था, हमने झट से आंसर निकाल दिया। यही होता है केमिस्ट्री में, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है, आपको चैप्टर अच्छे से आता है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो आप थ्योरी वाले क्वेश्चंस तो एक ही चुटकी में कर सकते हो। बस अगर कोई कैलकुलेशन पार्ट है तो उसमें भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें उतनी हाई लेवल मैकेनिक्स नहीं लग रहा है, इसमें इजी इजी कैलकुलेशन है, जैसे हमने लिखा है एंट्रोसेल वाला क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 क्या बोलता है, एन एटम हैविंग एटॉमिक मास नंबर 13 हैज 7 न्यूट्रॉन्स, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। ओके, तो देखिए ये तो बहुत ही इजी है, मैं इसे सॉल्व कर रहा और मैं आपको समझाऊंगा भी, इतना इजी क्वेश्चन है, आपको देखते से ही समझ आ जाएगा कि मैंने क्या क्या लिखा। ठीक है, मैं एकदम शांत हो जाता हूँ, आप देखिए।
ठीक है, ये तो हमारे पास जवाब। अब देखिए, मैं आपको बताया था एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके। और एटॉमिक नंबर हमारे पास दिया 13। तो प्रोटॉन ऐसा आ जाएगा 13 माइनस न्यूट्रॉन, 13 माइनस 7। तो इससे प्रोटॉन कितना आ गया? प्रोटॉन आ गया 6। तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। ओके। तो हमारे पास जो एलिमेंट दिया, क्या दिया था हमारे पास? जो एलिमेंट दिया होगा उसका 6 है। ओके। और उसका एटॉमिक। ओके। तो इसका आंसर 6 है। ये हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, जेड से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस आर गिवन बिलो। लैम्डा ए 300 नैनोमीटर, लैम्डा बी 300 माइक्रोमीटर, lambda C 3 nanometer, lambda D 30 angstrom. Okay. Arrange this radiation in the increasing order of their energy. Okay. तो इसमें कुछ नहीं है, उसने बस कुछ वैल्यू दी है और कुछ यूनिट्स चेंज कर दी है। हमें बस अ, जो हम वेवलेंथ निकाल रहे हैं उसका इन्वर्स करना है, वही एनर्जी होता है जिसमें आपको रिलेशन बता रहा है। आपको ये सब पता ही है, आपने पढ़े होंगे डी ब्रोगलीज वेवलेंथ वाला जो एक टॉपिक आता है उसमें ये सब दिया हुआ है। तो यहाँ हमारे पास दिए हुए लैम्डा। तो पहले मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ। रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड लैम्डा, दैट इज वेव लेंथ। वेवलेंथ और एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होता है? सिंपल ही होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एच में भी लिखते हैं। Okay. तो इससे क्या पता चला? एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ की। जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ओके। तो पहले लैम्डा ऑफ ए निकाल लेते हैं। वो कितना दिया हुआ है? 300 नैनोमीटर। तो ये 300 करेंगे नैनोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर, सभी को मीटर में कन्वर्ट कर ले जाए तो ये 10 की पावर 9 आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर, 1 नैनोमीटर में 10 की पावर 9 मीटर होता है। तो ये कितना हो गया? 3 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। ओके। अभी सारी वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में वो कंपेयर कर लेंगे। ओके। इसमें दिया 300 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन्ग से कन्वर्ट करते आता है। ओके। 3 इंटू मीटर। नेक्स्ट वाला देखते हैं, लैम्डा ऑफ सी 9 बेटा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि वहां पे सिर्फ 3 दिया है। और लैम्डा ऑफ टी लिख लिया, कितना दिया? 30। और एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होती है। तो इसकी वैल्यू कुछ क्या है? 3 10 की पावर -9 मीटर। तो देखिए कहाँ पे सबसे ज्यादा है और सबसे कम है। तो मैं ऑर्डर लिख रहा है, डायरेक्ट चेक करिए और आंसर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ देखिए जो सी और डी है उनकी तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही आ रही है। देखिए 10 की पावर 9। ठीक है, तो ये दोनों सेम है। और बी की सबसे कम, तो बी की लेस देन 8, देन सी इक्वल्स टू डी। ये ऑर्डर होगा। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 31 भी हो रहा है। 30 हो गया, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 31 कर लीजिए। The electronic configuration of valence shell of copper is 3d10 4s1 and not 3d9 4s2. How is this configuration expect? Okay. तो देखिए, एक पीरियोडिक टेबल आता है, एक डी एलिमेंट्स करके एक चैप्टर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उसमें ये चीज बहुत ज्यादा डीप तरीके से आपको बताई गई है। वैसे मैं आपको बता रहा क्योंकि यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तब यहाँ पे इसका थोड़ा सा पार्ट बताया गया रहता है, वहाँ एकदम डिटेल में दिया हुआ है। तो आपने वो भी पढ़ा होगा तो और अच्छे से समझ आएगा आपको, नहीं तो मैं आपको समझा ही दे रहा क्या होगा। चलिए, कॉपर इज इक्वल टू 3d10 4s1 ये दिया हुआ है। ये हम मान लेते गिवन रहते हैं वहाँ पे। और हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? एक्सपेक्टेड फिक्रेशन, क्योंकि हम जब पढ़ते आ रहे हैं कि जब लो, यानी कि जो हमारा ऐसे उसमें पहले जाना चाहिए, पर यहाँ तो डी में डाल दिया ऐसा ऐसा। तो देखिए ऐसा होता है।
एक्सपेक्टेड में हमारा ऐसा आता है। ओके, सर ये क्यों होता है? तो ये बेसिकली इसमें एक रूल फॉलो होता है। वी फॉलो और रूल। वो रूल क्या होता है? स्टेबिलिटी। ओके, तो देखिए, कंप्लीटली मैं ये लिख रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा क्या चीज। कंप्लीटली फेल्ड, कंप्लीटली फेल्ड हैव मोर स्टेबिलिटी देन हाफ फेल्ड ऑर्बिटल। तो मैंने क्या लिखा? मैंने ये लिखा कि अगर कोई ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं, तो उसमें अगर कोई कंप्लीटली फिल्ड है और कुछ हाफ फिल्ड है, तो जो कंप्लीटली फिल्ड का जो स्टेबिलिटी आता है वो बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो हर एक बंदा पूरे यूनिवर्स में चाहता है कि वो स्टेबल बना रहे। इसलिए हम वो वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे जो 3D10, जो 3D10 दिया हुआ है और 4s1 दिया है, इसमें डी, इसकी बात कर रहा मैं, डी ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। ओके, दिख रहा है ना? क्योंकि डी में सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, तो देखिए डी ऑर्बिटल्स यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड है। ओके, और उसमें एक एंड एस ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। ओके, यानी कि हम पूरी तरीके से हर चीज फिल्ड नहीं, पर उससे अच्छा है। ओके, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे जैसे बोल रहे थे, आप 3D में 9 कर दे और 4s में 2 कर दे, तो देखिए इसमें अगर आप फिल नहीं करें, यानी इसमें अगर आप फिल नहीं करते, तो देखिए इसमें स्टेबिलिटी डिक्रीजेस देन अब, क्योंकि अगर आप डी ऑर्बिटल को छोड़ के आप एस ऑर्बिटल को फिल कर रहे हो, तो उसमें दिक्कत है ना। तो यही चीज दी गई। ओके, तो ये बस स्टेबिलिटी का इशू है। ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी वी राइट 3D10 4s1 कॉन्फ़िगरेशन। ओके, हम ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं उसकी जगह पे। ओके, तो बस यही था। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। The Balmer series in the hydrogen spectrum correspond to the transition from N1 equals to 2 to N2 equals to 3, 4. This series lies in the visible region. Okay, Balmer series आपको पता ही है, इसमें lie करती है। Okay, calculate the wave number of line associated with the transition in the Balmer series when the electron moves to n equals to 4. Okay, okay. तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब n1 इक्वल्स टू 2 से n1 इक्वल्स टू 3 और 4 में जब जो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइन है वो यानी कि ट्रांजिशन करती है। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक टॉपिक होता है हमारा एनर्जी ट्रांजिशन वगैरह, ये सब पढ़े होंगे आपने, उसी का क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास पूरा कैलकुलेशन पार्ट है, हमारे पास सभी चीज दी हुई है और हमें बस कैलकुलेट करना है। ओके, क्या कैलकुलेट करना है? जब एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम दैट, जो कैसे बताऊं मैं आपको, एन इक्वल्स टू 4। ओके, तो एन इक्वल्स टू 4 ऑर्बिट में जब मूव करेगा, तब हमें बताना है कि जो वेव नंबर है ऑफलाइन। ओके, वेव नंबर यानी कि न्यू दिखाना है अपन। तो दिखाते हैं। तो देखिए, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता था, आप देखिए ये न्यू हो। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? ये अर्जन। ओके, ये कांस्टेंट रहता है हमारा 1/n1 स्क्वायर, जहाँ से आ रहा है 1/n2 स्क्वायर, जहाँ पे जा रहा है। ओके, और इसको हम सेंटीमीटर -1 में डिनोट कर दें। ओके, तो ये जो कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू आपको पता रहना चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी दी है? अच्छा, यहाँ दी हुई है, चलो ठीक है, इसलिए हमने सेंटीमीटर इनवर्स में भी लिख लिया है। ओके, 77। ओके, ये लिखिए। और इनकी तो यूनिट होती नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट सेंटीमीटर इनवर्स में लिख लिया। ओके, 1/n1 कितना दिया है? 2 दिया है, 2 का स्क्वायर माइनस n2 कितना दिया? 4 क्योंकि हमें 4 से चाहिए ना, ये 4 स्क्वायर। तो देखिए, जो बाल्मर सीरीज होता है, बाल्मर सीरीज में वो n1 = 2 से लेके 3, 4 और जितने भी चाहे उतने, यानी कि उसका जो आता है, यानी कि जो लास्ट कोई भी ट्रांजिशन सीरीज रहती है, जैसे 3, 4, 5 अलग अलग ऑर्बिट से आ रहे पर वो मैक्स टू मैक्स सिर्फ n = 2 पे ही गिर सकता है। ओके, उससे नीचे नहीं जा सकता। फिर वो लाइमन में चल जाता है। लाइमन, बार्मर, पार्शन, ब्रैकेट, पीटमन, हुmphrey, ऐसा आपने पढ़ा होगा।
ओके, तो बस आप इसे कैलकुलेट करिए। 109677। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा, आप अपने से कैलकुलेट करिए क्योंकि आपको बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी अपने दिमाग से कैलकुलेट करने की। तो 2 मिनट में कैलकुलेट करनी चाहिए। हम्म तो इसका आंसर कुछ इतना आ रहा है, 20564.44 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो ये हमारा आंसर। वैल्यूज दी है आपको, बस पुट करना फॉर्मूले में और आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज, what matter should exhibit dual behavior, that is both particle and wave-like properties? However, a cricket ball of mass 100 gram does not move like a wave when it is thrown by a bowler at a speed of 100 km per hour. Calculate the wavelength of the ball and explain why it does not show wave nature. Okay, तो देखिए, आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डी ब्रॉगलीज डुअल नेचर। अरे सॉरी, क्या हुआ बताने में समझ नहीं आया क्या होता है। अरे इस नंबर 33 क्या करना है? डी ब्रॉगली प्रपोज, क्या प्रपोज किया था उसने? मैटर शुड डुअल बिहेव। वो डुअल बिहेवियर क्या होता है? पार्टिकल एंड वेव मैच। तो ये उसने प्रपोज किया था और इसमें बोला गया है कि जब हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो वो वेव की फॉर्म में क्यों नहीं जा रहा, पार्टिकल को फेंकते उस फॉर्म में क्यों जाता है, बस ये पूछा गया है। और उसने बोला गया है, इसमें बताइए आप इसकी वेवलेंथ भी बताइए बोल के, क्योंकि अगर वो जैसे आपने बोला गया कि अगर कोई भी मैटर है वो दोनों बिहेवियर शो करता है, पार्टिकल एंड वेव, तो भाई हमें देख नहीं रहा है वेव के जैसे जाते हुए, पर आप उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करके बताइए, ये पूछा गया है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप ऐसे मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आ सकते हैं जी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन से। तो देखिए, इसका मास देख लेते हैं, मास कितना दिया, 100 काम दिया। अगर हम इसे सिंपल कैलकुलेशन के लिए 0.1 kg लिखे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, नहीं होगी। फिर हम वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी कितनी दी हुई, 100 किलोमीटर प्रति आवर। देखिए यहाँ किलोमीटर है तो यूनिट सेम है यहाँ पर, 100। ओके, किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 किलोमीटर 1000, और आवर को हम सेकंड्स में कर लेते तो 60 मिनट इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो ये कितना आ जाएगा? ये काटो, ये काटो, ये काटो, ये काटो, तो 1, ओके, डिवाइडेड बाय 36, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड्स में आ गई हमारे पास वेलोसिटी। देखिए मास आ गया, वेलोसिटी आ गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या था? डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। लगाते डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। ये हमारे पास एक फॉर्मूला था ना, तो बस वो फॉर्मूला लगाना है। क्या होता था वो? HC, सॉरी, वो क्या होता था हमारे पास, ये कैसे होता है? एन एच। अब क्या लिख रहा है? वेवलेंथ को हम ऐसे लिखते हैं, एच अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। ये कैसे आया था आपको पता है? एनर्जी को MC स्क्वायर कर रखते हैं हम, और एनर्जी को HC बाय लैम्डा लिखते थे हम। ओके, उससे आया। ओके, तो बस वैल्यू पुट करते हैं, तो लैम्डा एच की वैल्यू कितनी दी हुआ है, 6.63 इंटू 10 की पावर -34, 34 होता है। मास कितना दिया हुआ है हमारे पास, 0.1 kg। और वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 1000। ऊपर में मैं 36 ले जा रहा हूँ, नीचे करके वो ऊपर जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? इसकी वैल्यू आती है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू तो कितनी आ रही है, 2.387 इंटू 10 की पावर -34 मीटर। बोर्ड पे लिखा था मैं अच्छे से, कोई नहीं, ठीक है। इस तरीके से इसके हमने वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमने बहुत सारा क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है बहुत सारा पढ़ लिया, पर हमारे भी क्वेश्चंस कम ही हुए हैं, 10-12 क्वेश्चन ही किए हैं।
बताया ना शॉर्ट आंसर टाइप है तो थोड़ा सा लेंदी होगा, हमें सब चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, थोड़ी थ्योरी कंटेंट भी है, तो सब थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको तो देख लेते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता, क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या नहीं? ओके ठीक है, ये ठीक है। What is the experiment evidence in support of the idea that electronic energy in an atom are quantized? Okay, ये भी थ्योरी पार्ट है। अब इसमें भी आपको क्या वो लगेगा थोड़ा सा, पर देखिए आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या बोला गया इसमें। हमें एविडेंस बताना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज होती है, एनर्जीज इन एन एटम आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब नहीं कि वो किसी हम रिप्रेजेंट कर सकते किसी क्वांटिटी। ओके, तो आपने एक चीज पढ़ा होगा, जो ब्राइट लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो शो करता है कि एनर्जी इन एन एटम आर क्वांटाइज्ड। ठीक है, ये आपने एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के टाइम पे आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्या होता है कि ब्राइट लाइन, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे जो कुछ भी बोलूंगा वो सब काम का ही है, तो मैं इसलिए लिखते भी जा रहा हूँ। स्पेक्ट्रम shows that the energy levels in an atom are quantized. Okay, तो ये लाइंस कहाँ से आती है? ये लाइंस ऑब्टेन होती है हमें कहाँ से? इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन द एनर्जी। जैसे कि हम हमारे पास कुछ एक एनर्जी दी हुई है, एक ऑर्बिट दी है N3 मान लीजिए, और ये मान लीजिए कुछ N1 है, तो यहाँ से कुछ यहाँ आया, फिर ये कुछ N4 है, तो देखिए यहाँ से यहाँ आने में कुछ एनर्जी ट्रांजिशन हुआ ना। तो देखिए यहाँ N4 पे कुछ एनर्जी E4 रही होगी, यहाँ E1 रही होगी कुछ, तो उनमें जो एनर्जी का ट्रांजिशन आया उसके कारण जो हमारी ये उसके कारण हमारी ये लाइंस ऑप्टेन होती है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या बोला गया, हाँ, द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इन एन एटम आर क्वांटाइज्ड। ओके, तो वही बोला गया कि आपको बताना है कि जो हम एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जब कोई हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल पे आता है पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, तो वो एनर्जी ट्रांजिशन करता है, उसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ हमारे पास फॉर्मूला भी दिया रहता है। ओके, तो उसी से हम जैसे कि फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल ट्रांजिशन, और जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है, और कभी इमिशन भी होता है जिसमें हायर से लोअर एनर्जी होता है, तो उसमें हमें कुछ एनर्जी मिलती है, इससे हम बता सकते हैं। तो इसके लिए हम ऐसे एविडेंस लिख सकते हैं। एविडेंस आर लाइक, पहला हो गया हमारा एमिशन हो गया। ओके, एमिशन, तो एमिशन में क्या होता है? एमिशन में होता है हाइयर एनर्जी लेवल, तो ये क्या होता है? ट्रांजिशन होता है फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ओके, और अगर एक और चीज होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। ओके, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जब लोअर से हायर है, हायर से लोअर जाता है, तब एनर्जी का ट्रांजिशन होता है, जैसे हम किसी क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरी पार्ट है थोड़ा, आपको समझना पड़ेगा, आपने पूरा पढ़ के आना पड़ेगा क्या चीज़ है। ओके।